नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा आर्ट्स इतिहास के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इतिहास में ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इसी तरह से पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है। कहलाता होगा यहाँ पे दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्विक का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्विक का पिता कहलाता है तो कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कनिंघम कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे। तांबा, लोहा, सोना, कसा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा धातु प्रयोग नहीं करते थे, यानी उसके बारे में जानता ही नहीं था, तो वह हो जाएगा आपका लोहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सिंधुवासी निम्न धातु का उपयोग नहीं करते थे, लोहा, लोहा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की। तो भारत में सबसे पहले किसने सोना का सिक्के जारी किया था। तो हिंद यूनानी ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, हिंद यूनानी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किसने किया। शक संवत का आरंभ किसने किया। तो कनिष्क ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की। किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की, यानी भूमि को दान में देना, किसने आरंभ किया। तो सातवाहन वंश ने, यानी सातवाहन शासक ने किया था, याद रखिएगा, सातवाहन ने। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना काल है। मनुस्मृति की रचना काल है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। मनुस्मृति की रचना काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, मिच्छक कटिकम रचना है। मिच्छक कटिकम रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्षुद्रक की। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चैत्या क्या है। चैत्या क्या है। तो चैत्या है पूजा स्थल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये प्राचीन काल का बात है दोस्तों, उसमें पूजा स्थल को चैत्या कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, 12 अंक संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य की रचना हुई। संगम साहित्य की रचना हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत में। संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई है, दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे। सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की। अकबरनामा की रचना किसने की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, टोडरमल। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला
किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची? यानी मुगल कालीन समय में, यानी कि मुगल कालीन चित्रकला के समय में सबसे यानी कि सबसे आगे उत्कर्ष सीमा पर पहुंचा। तो कौन सा पहुंचा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जहांगीर। जहांगीर जो है कि मुगल काल में जहांगीर जो राजा था वह चित्रकला में सबसे आगे रहा। अगला प्रश्न है आपका, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नूरजहां की। अगला प्रश्न है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जहां आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण करवाया था, जहां आरा ने। अगला प्रश्न है, भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जाफर, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जाफर। अगला प्रश्न है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, विजयनगर। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? विजयनगर से है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? बंगाल के। अगला प्रश्न है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रुजवामुद्दीन चिश्ती। रुजवामुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो हैनसोंग को कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? हैनसोंग को, ऑप्शन नंबर बी सही है, हैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉपकिंस आया था। अगला प्रश्न है, जोतादर प्रायः कहाँ रहते थे? जोतादर प्रायः कहाँ रहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गांव में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जमींदार को। अगला प्रश्न है, अवध के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1857 का विद्रोह हुआ था दिल्ली मेरठ से, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में
बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, प्लोसी किस राज्य में स्थित है? प्लोसी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1911 में। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कब प्रारंभ किया गया? भारत में जनगणना कब प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है, सूरत फूट कब हुआ? फूट मतलब अलग, सूरत कब अलग हुआ? सूरत में कब फूट, सूरत फूट कब? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1907 ईस्वी में। सूरत कब फूट पड़ा था? सूरत में कब फूट पड़ा था? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1940 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को आप इसी तरह से डेली देखें। हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ला रहे हैं, जो कि आपको बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पे अच्छा नंबर आएगा, तभी आपका 400 450 से ज़्यादा अंक आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक से होगा तो एक नंबर मिलेगा पक्का एकदम। तो चलते हैं, फिर कल मिलेंगे आपसे अगले सेट लेकर के। जय हिंद, जय भारत।